हाय, गुड मॉर्निंग। कल आप लोग को पढ़ा रहे थे डिटर्मिनेंट टॉपिक में माइनर और कोफैक्टर। उसमें कल समझाए भी थे कि माइनर होता क्या है। कोफैक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बात हम किए थे। कोफैक्टर इतना ही कहे थे कि प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करते हैं, जबकि माइनर में प्रॉपर साइन का यूज़ नहीं किया जाता है। आज थोड़ा सा डीपली समझा दे कि माइनर और कोफैक्टर हम निकालेंगे कैसे और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर, चलिए। Minors and cofactors of determinant। किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़े, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है कि डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। कल बताए थे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो सेम आज भी एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझा दे, फिर उसमें आपको दिखा देंगे कि माइनर और कोफैक्टर कैसे डिनोट किया जाता है, निकाला कैसे जाता है। एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट हम कंसीडर कर लिए -2, 3, 4 और ये -5। ये डिटर्मिनेंट है। जब भी माइनर निकालना हो तो डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट होगा हर एलिमेंट का माइनर होता है, और सेम कंडीशन कोफैक्टर का भी होता है। इस डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर जानना है कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, -2, 3, 4, -5। इस चारों एलिमेंट का माइनर क्या होगा, हम कैसे माइनर फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका, जैसे -2 का माइनर निकालना है, माइनर रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, माइनर का जो कैपिटल लेटर M है उसको आप रिप्रेजेंट करिए, M1 लिखिए, या यह जो एलिमेंट है यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको M11 भी दे सकते हैं। 11 याद कीजिए, मैट्रिक्स का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम इंडिकेट भी किए हैं। मैट्रिक्स में ऐसे कैपिटल लेटर AIJ, और जहां पर आई ये M/N ऑर्डर, I का वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर कंटिन्यू M, और J की अगर बात करें 1 2 3 से लेकर कंटिन्यू N। यहाँ पर इंडिकेट किया गया था कि जो फर्स्ट पोजीशन पर डिजिट होगा वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड पोजीशन पर डिजिट होगा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लिखे A11 तो इसका मीनिंग है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर A21 लिखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम M11 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मीनिंग होगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसका माइनर कितना होगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि इसका माइनर कितना है, आपको सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, फाइंड M11 M23, वो डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है। M11 का माइनर, इसका मीनिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। -2 का माइनर मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे, -2 जिस रो और जिस कॉलम में हुआ उसको बंद कीजिए। अगर -2 हम देखें ऐसे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा, ऐसे देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। अगर हम इस दोनों को ब्लॉक कर दें तो -5 बचा, -5 रख दीजिए, जो बचेगा रख दीजिए। इस एलिमेंट का माइनर निकल गया। अगेन अगर 3 का माइनर पूछा जाए, 3 का माइनर तो इसको M12 या कैपिटल M2 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, M12 मतलब 3 का माइनर, इसका माइनर कैसे लिखेंगे, यह एलिमेंट जिस रो और कॉलम में हुआ ब्लॉक कीजिए। 3 फर्स्ट रो का एलिमेंट, ऐसे देखा जाए सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दोनों को ब्लॉक कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, इसका माइनर होगा 4। सिमिलरली
4 का अगर माइनर लिखा जाए तो 4 कौन सा रो और कौन सा कॉलम, अगर हम देखें तो ये सेकंड रो का एलिमेंट है, और ऐसे देखा जाए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इसको लिखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट M21, ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इसका माइनर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, जिस रो और कॉलम में है ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे देखा जाए सेकंड रो का एलिमेंट, ऐसे देखिएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दोनों को ब्लॉक कर दीजिए, 3 बचा, इसका माइनर 3 आ जाएगा। -5 का अगर माइनर लिखिएगा तो ये M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम ब्लॉक कर दीजिए, कितना आ जाएगा -2। तो ये है माइनर निकालने का तरीका। इसमें गौर कीजिएगा, अगर इस डिटर्मिनेंट में कहें कि एलिमेंट का साइन जरा बताएं कितना होगा, तो हम डिसाइड कर सकते हैं। एलिमेंट का साइन -2 है, इसका प्रॉपर साइन पॉजिटिव, 3 का प्रॉपर साइन नेगेटिव, 4 का प्रॉपर साइन नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मस्ट है अल्टरनेट नजदीक का जो एलिमेंट होगा साइन बदल जाएगा। ये माइनस है तो इसके नजदीक का एलिमेंट है -5, तो इसका नेगेटिव साइन तो मस्ट है कि इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। चलिए, माइनर में हम एलिमेंट का प्रॉपर साइन कहीं भी नहीं लिए हैं, एलिमेंट का प्रॉपर साइन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो एलिमेंट का प्रॉपर साइन यूज करते हैं। माइनर और कोफैक्टर में बस इतना ही अंतर है कि माइनर जब भी लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का तो उसमें प्रॉपर साइन का यूज नहीं करना है, लेकिन कोफैक्टर लिखेंगे प्रॉपर साइन का यूज करना है। जैसे देखिए, इसी में आपको समझाते हैं। -2 का कोफैक्टर चाहिए, -2 का कोफैक्टर, कोफैक्टर को पहला लेटर C है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं C11, इसका मीनिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब इसका प्रॉपर साइन देखें, प्लस है तो पहले हम प्लस का साइन देंगे, प्लस। अब जिस प्रकार से हम माइनर निकाले सेम कंडीशन अप्लाई करें, प्लस रख दिए। अब यह जिस रो और जिस कॉलम में हुआ बंद कीजिए, -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक कर देंगे, ये बचा -5 रख दीजिए। यहां पर -5 कैलकुलेट करेंगे, -5 ये आ गया कोफैक्टर। 3 का अगर कोफैक्टर लिखना पड़े, 3 का कोफैक्टर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 फर्स्ट रो का एलिमेंट और ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट C12। अब इसका कोफैक्टर चाहिए, 3 का प्रॉपर साइन क्या है नेगेटिव, माइनस, तो पहले माइनस दीजिए। अब देखिए 3 कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट, अगर हम देखें 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दोनों को बंद कीजिए, 4 बचा या 4 रख दीजिए। अगेन 4 का अगर कोफैक्टर लिखना पड़े C21 दूसरा रो पहला कॉलम, इसका प्रॉपर साइन नेगेटिव, माइनस का साइन दीजिए। अब बंद कीजिए, 4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ब्लॉक कर दें, 3 बचा, इसका रिजल्ट आ जाएगा -3। अगर इसी में -5 का कोफैक्टर लिखना पड़े C22 -5, इसका प्रॉपर साइन पॉजिटिव तो प्लस दीजिए। अब -5 जिस रो और कॉलम में हुआ ब्लॉक कर दीजिए, -2 बचा, -2 रखिए, रिजल्ट -2। कोफैक्टर और माइनर देखिए निकालने का सेम तरीका है, फर्क इतना ही है कि माइनर लिखने में एलिमेंट का प्रॉपर साइन हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब कोफैक्टर हम लिखेंगे तो एलिमेंट का प्रॉपर साइन जरूर यूज करेंगे। अगर आप एलिमेंट का प्रॉपर साइन यूज नहीं करते हैं तो कोफैक्टर गलत होगा। हाँ, एक कंफ्यूजन और हो सकता है आप में कि सर जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे, जैसे -2 का कोफैक्टर लिखना है तो -2 जिस रो और जिस कॉलम में हुआ उसको अगर हम बंद कर दें तो -5 बचेगा। क्या इसका जो रिजल्ट होगा -5 का प्रॉपर साइन चाहिए या जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं उसका प्रॉपर साइन चाहिए? अब कभी कभी बच्चे में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसका प्रॉपर साइन चाहिए। तो याद रखिए, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो उस एलिमेंट का प्रॉपर साइन चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके रिजल्ट में जो आएगा उस एलिमेंट का प्रॉपर साइन, बिल्कुल नहीं। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़े उस एलिमेंट का ही प्रॉपर साइन मुझे चाहिए। यहां पर
3 का कोफैक्टर लिखना था, तो 3 का कोफैक्टर चाहिए, तो 3 का देख लिए प्रॉपर साइन क्या है, माइनस है, तो पहले मुझे माइनस देना था। उसके बाद यह 3 जिस रो और जिस कॉलम में हुआ बंद कर दे, जो रिजल्ट होगा वही इंडिकेट करना है। आप यहां पर ये नहीं समझेंगे कि इस 4 जो एलिमेंट है इसका प्रॉपर साइन लिए, बिल्कुल नहीं। जिस एलिमेंट का हम यूज किए हैं कोफैक्टर, उसी का प्रॉपर साइन अप्लाई किए। तो ये था माइनर, और इस साइड में हम कोफैक्टर समझा दिए। दोनों में से प्रॉपर साइन का अंतर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। माइनर और कोफैक्टर, माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कैपिटल एम से, जबकि कोफैक्टर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किए। अदर बुक क्या करता है कि कोफैक्टर को कैपिटल लेटर ए बी सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। आप कोफैक्टर को C11 C12 इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर कैपिटल लेटर ए बी सी डी कुछ भी आप दे सकते हैं। इस पर कुछ लिखा दें। फर्स्ट आते हैं माइनर। माइनर का हिंदी का लिखा है उपसारणिक, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। माइनर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है। माइनर लिखने के लिए या माइनर को कैपिटल लेटर M1 M2 M3 ETC या M11 M12 M13 ETC ऐसे डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। माइनर में एलिमेंट का प्रॉपर साइन का यूज नहीं किया जाता है। माइनर में एलिमेंट का प्रॉपर साइन का यूज नहीं किया जाता है। डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट होगा हर एलिमेंट का माइनर होता है, जितना एलिमेंट हो जाए। डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का प्रॉपर साइन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोफैक्टर में जरूर करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जरा कॉपी कर लें। कॉपी हो गया। एग्जाम्पल आते हैं। एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहे हैं डेल, 3/3 ऑर्डर निकाल। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट।
अभी तक आपको जितना समझाए थे माइनर और कोफैक्टर में, वो छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाए, इसमें माइनर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तरीका तो सेम है। A1 का माइनर चाहिए, A1 का माइनर रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। इसका मीनिंग होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब क्या करेंगे? जैसा तरीका सीखा सेम तरीका लागू किए। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो वह एलिमेंट देखिए कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट होगा, उसको ब्लॉक कीजिए। अगर हम देखें A1 का, तो A1 फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। जिस प्रकार डिटर्मिनेंट तोड़ना सिखाए थे उसी टाइप से अप्लाई भी करना है। डिटर्मिनेंट में क्या बताए, किसी भी एक रो या एक कॉलम को इवेलुएट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। A1 का माइनर, तो यह जिस रो और जिस कॉलम में हुआ उसको ब्लॉक कर देंगे। पहला रो बंद कीजिए, पहला कॉलम बंद कीजिए, तो ये टोटल 4 एलिमेंट, इसको डिटर्मिनेंट में सजा दीजिए। B2 C2 B3 C3। अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ना जानते हैं। B2 C3 माइनस C2 B3। B1 का माइनर चाहिए, B1 का माइनर M12, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर से वही कंडीशन, जिस रो और जिस कॉलम में हुआ उसको ब्लॉक कीजिए। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दोनों को ब्लॉक कर दें, टोटल ये 4 एलिमेंट। A2 C2 A3 C3। कैलकुलेट कर दें, A2 C3 माइनस A3 C2। अगेन C1 का माइनर निकालना है, C1 का माइनर M13। फिर से या जिस रो और जिस कॉलम में हुआ ब्लॉक कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ब्लॉक कर दें तो ये टोटल 4 एलिमेंट A2 B2 A3 B3। यहां से मल्टीप्लाई कर दें A2 B3 माइनस A3 B2। सिमिलरली आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। इस प्रकार जितना आपको एलिमेंट, 3 एलिमेंट का माइनर निकाल दिए, बाकी का आप खुद निकालें, निकल जाए। जैसे हम अप्लाई करें सेम टू सेम अप्लाई कीजिए। माइनर हमेशा प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। जिसका माइनर पूछे आप फाइंड कर सकते हैं इसी प्रकार से, बाकी का माइनर निकल जाएगा ना। बन जाएगा या बना दें? इसी में आते हैं दूसरा कोफैक्टर। कोफैक्टर शाखंड। कोफैक्टर, जब माइनर लिखा रहे थे तो वहां पर कोफैक्टर के बारे में समझा है। सिर्फ एक टर्म का अंतर, सिर्फ प्रॉपर साइन। अभी लिखते हैं डिटर्मिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर में एलिमेंट का प्रॉपर साइन, कोफैक्टर में एलिमेंट का प्रॉपर साइन प्रॉपर साइन यूज किया जाता है।
प्रॉपर साइन, जो एलिमेंट का प्रॉपर साइन होगा प्लस माइनस प्लस अप्लाई कर दीजिए। पॉइंट नंबर थर्ड आते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर ए बी सी ई टी सी या C11 12 13 से डिनोट किया जाता है। ऐसे कॉपी कर लें। कोफैक्टर में एलिमेंट का प्रॉपर साइन जरूर अप्लाई करेंगे, इसलिए क्लियर कर दिए हम हर टर्म को कि माइनर में क्या करना होता है, कोफैक्टर में क्या करना होता है। एग्जाम्पल जरा एक देख लें, कॉपी कर लेते हैं। दस, एक डिटर्मिनेंट सेम 3 by 3 ऑर्डर ही लेकर चलें। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर चाहिए, हम कोई भी कोफैक्टर निकाल सकते, प्रत्येक एलिमेंट में कुछ एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके दिखा दें। A1 का कोफैक्टर चाहिए, A1 का कोफैक्टर C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसका कोफैक्टर चाहिए, प्रॉपर साइन हम लिखें, प्लस है तो पहला नंबर प्लस देंगे। जिस रो और जिस कॉलम में हुआ ब्लॉक कर दीजिए। टोटल 4 एलिमेंट डिटर्मिनेंट में सजाइए, B2 C2 B3 C3। तोड़ना जानते हैं, कैलकुलेट कर देंगे, कोफैक्टर निकल जाएगा। B1 का कोफैक्टर चाहिए C12, इसका प्रॉपर साइन निगेटिव, तो माइनस का साइन। जिस रो और जिस कॉलम में हुआ ब्लॉक कीजिए। टोटल 4 एलिमेंट A2 C2 A3 C3 प्लस माइनस, फिर से C1 का कोफैक्टर, C1 का कोफैक्टर C13, C1 का प्रॉपर साइन पॉजिटिव, प्लस दीजिए। या जिस रो और जिस कॉलम में हुआ ब्लॉक कीजिए, तो यहां से टोटल 4 एलिमेंट A2 B2 A3 B3। अगर हम A2 का कोफैक्टर निकाले तो इसको क्या लिखेंगे, C, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1, इसका प्रॉपर साइन क्या होगा, माइनस, तो माइनस का साइन दीजिए। यह जिस रो और जिस कॉलम में हुआ ब्लॉक कीजिए। टोटल 4 एलिमेंट B1 C1 B3 C3। कैलकुलेट कर दें, रिजल्ट आ जाए। इस प्रकार आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ETC कर दें, कॉपी कर लें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी है।
एक एप्लीकेशन जरा डील करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट या कोफैक्टर ऑफ A22 in determinant 538201123 फाइन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा 1 मार्क्स में तो इसी टाइप से पूछ सकता है। डिटर्मिनेंट दे देगा, कहा जाएगा कि बताइए कि ये 2 का कोफैक्टर बताइए कितना होगा, 3 का कोफैक्टर कितना होगा। जनरली 3/3 ऑर्डर में ही पूछा जाएगा। कितना होगा कोफैक्टर? कितना निकला? सॉल्यूशन जरा मैं भी देख लूं। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा? 0, यही एलिमेंट था ना। A22 का कोफैक्टर, तो फाइनली 0 का कोफैक्टर। 0 का पहले प्रॉपर साइन तो देख लें। प्रॉपर साइन कौन सा, पॉजिटिव या निगेटिव? प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन पकड़ना हो तो यहां से प्लस माइनस, तो मस्ट है कि आप प्लस होगा, प्लस दीजिए। यह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हुआ ब्लॉक कीजिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट दोनों को बंद कर देंगे तो टोटल 4 एलिमेंट 5813। ये कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, यही आएगा ना 7। 15 कैसे आ गया था? उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, शाखंड के गुण, हेडिंग दीजिए। क्या चाय देता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का एक प्रॉपर्टीज है जिसका यूज भी कभी कभी किया जाता है। आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.4, ये 4.4 चल रहा है। इससे पहले 4.3 था जो आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड था, तो जस्ट इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे भी। 4.4 में लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर से रिलेटेड है और उसमें भी ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर्टीज क्या है इसका कि अगर किसी डिटर्मिनांट में ये डिटर्मिनांट दे दिया जाए 3 4 1 2, डिटर्मिनांट का एलिमेंट निकाल दीजिए। कोई भी एलिमेंट लीजिए, किसी भी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट लीजिए और उसके संगत को फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो रिजल्ट डिटर्मिनांट के वैल्यू के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज है कोफैक्टर का। इसी में यह भी कहा जाता है कि एलिमेंट किसी और रो या कॉलम का यूज कीजिए, कोफैक्टर किसी दूसरे रो या कॉलम का यूज कीजिए, मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 के बराबर होता है। कैसे, तो जरा देखिए। यहां पर पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ये डिटर्मिनांट है, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, तो पहले वैल्यू निकालते हैं। 2, कोफैक्टर भी निकाले, 3 का कोफैक्टर C11 कितना? 2, प्रॉपर साइन इसका। 4 का कोफैक्टर
1 2 प्रॉपर साइन माइनस, तो ये 1 ब्लॉक कर दें। 1 का कोफैक्टर 2 1 प्रॉपर साइन माइनस, बंद कीजिएगा 4, और 2 का कोफैक्टर C2 2 प्रॉपर साइन पॉजिटिव 3, ये कोफैक्टर है। अभी जस्ट आपको बता रहे थे कि किसी भी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट और उसके संगत कोफैक्टर, मान लीजिए पहला रो का एलिमेंट हम उठाएं, पहला रो में दो एलिमेंट 3 और 4, 3 का कोफैक्टर कौन सा? 2, 4 का कोफैक्टर -1। हम क्या करेंगे, एलिमेंट और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, 4C12, ऐसे एलिमेंट और उसके संगत कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो रिजल्ट कितना होगा, चेक कर लें। 3C11 कितना 2 माइनस सॉरी प्लस, और ये 4C12 1, तो 6 - 4 डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल आ रहा है। अगर हम एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम का उठा लें और कोफैक्टर किसी दूसरे रो या कॉलम का उठा लें, तब क्या हो सकता है, जरा चेक कर लें। हम सोच रहे हैं कि कोफैक्ट एलिमेंट पहला रो ले 3 और 4, कोफैक्टर दूसरा रो का ले ले, 1 का कोफैक्टर कितना C21 प्लस का साइन, और 4 है तो इसके सामने जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर, ऐसे कैलकुलेट करें। इसका मीनिंग है एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम का उठा रहे हैं और कोफैक्टर किसी दूसरे का उठा रहे हैं, उसको छोड़कर जिस रो या कॉलम का आप यूज कर रहे हैं उसको छोड़ करके किसी अदर रो या कॉलम का उठा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, ये 3C21 इसका -4 +4, C22 कितना 3 -12 + 12 इज इक्वल टू 0। ये गौर कीजिएगा, जब भी किसी एक रो या एक कॉलम की बात करें और उसके संगत कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। अगर एलिमेंट किसी एक रो या एक कॉलम का यूज करें, कोफैक्टर किसी दूसरे रो या कॉलम का यूज करें, तो उस केस में प्रोडक्ट करके अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 के इक्वल ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रिजल्ट नहीं होने जा रहा। तो ये कोफैक्टर का प्रॉपर्टी, एलिमेंट और उसके संगत कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट के इक्वल का मीनिंग डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल। अगर एलिमेंट किसी अदर रो या कॉलम अप्लाई करें, कोफैक्टर किसी अदर रो या कॉलम का अप्लाई करें, तो उस केस में प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हुए चलें। डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसके कोफैक्टर से एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। कोफैक्टर से बना डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेते हैं। C11 12 13, C21 22 23, C31 32 33। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कॉपी करें। कोफैक्टर, आप लोग भी चाय पीजिएगा, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करे तो बंदर सब घर पे बैठ के पढ़ाई करे तो वहां तो चाय पानी तो सब भी मिलता होगा ना। कॉपी कर लिया है।
प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, छोटू मिटाना पड़ेगा मुझे इसको, फिर समझाएंगे कैसे। साइड में जरा कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आइए, एलिमेंट और इसके संगत कोफैक्टर। अभी ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। एलिमेंट फर्स्ट रो का उठा रहे हैं और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A1C11 प्लस सेकेंड एलिमेंट B1, इसका कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12 प्लस C1, इसका कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13। डेल का मतलब होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का मान हम डेल से रिप्रेजेंट कर। यहां पर एलिमेंट और उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हम लिए संगत कोफैक्टर। अगर इसी में आप दूसरा रो ले लीजिए और दूसरा रो के संगत कोफैक्टर दूसरा ही होगा, यहां पर मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए A2C21 प्लस B2C22 प्लस C2 और C23, या भी डिटर्मिनेंट के इक्वल। अगर इसी में कहा जाए एलिमेंट कोई और लीजिए, कोफैक्टर कोई और ले लीजिए, तो उस केस में 0 के इक्वल। जैसे मान उठा लिया पहला कॉलम का एलिमेंट, कोफैक्टर ले लिए दूसरा कॉलम का, तो इस केस में क्या होगा, पहला कॉलम का पहला एलिमेंट अगर हम यूज करेंगे तो कोफैक्टर किसी का भी लीजिएगा तो पहला ही एलिमेंट का कोफैक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर इसका पहला एलिमेंट ले लिए और दूसरा कॉलम का जो कोफैक्टर हम लेते हैं तीसरा अप्लाई कर, बिल्कुल नहीं। कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होना चाहिए, यानी कि संगत एलिमेंट का कोफैक्टर। पहला एलिमेंट A1, सेकेंड कॉलम यूज करें C12 प्लस इसका दूसरा एलिमेंट A2, इसका दूसरा कोफैक्टर C22 और प्लस A3 और इसका कोफैक्टर C32। रिजल्ट हमेशा 0 के बराबर ही होगा। अगर इसी में पहला रो का एलिमेंट ले और कोफैक्टर तीसरा का ले लें A1C31 B1C32 प्लस C1C33, रिजल्ट 0 के इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, एलिमेंट और उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। अगर एलिमेंट कोई और कोफैक्टर कोई और अगर अप्लाई करें तो रिजल्ट उस केस में क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया। व्हाट इज ऑफ कोफैक्टर पर एक थ्योरी जरा लिखाते हैं, कॉन्सेप्ट। मिटा दे क्या? एक कॉन्सेप्ट जरा लिखिएगा।
ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कोफैक्टर से ही रिलेटेड, और सिर्फ कोफैक्टर ही नहीं, कल आप लोगों को पढ़ाए थे भी प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, बताए थे कि दो डिटर्मिनेंट का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। उस कॉन्सेप्ट का यूज कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज देखिएगा कि अगर कोई बच्चे एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आता भी है। हम असाइनमेंट लिखे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आईसीएफ तीनों को मिला करके एक चैप्टर हम दिए हैं एक असाइनमेंट का। उस असाइनमेंट में अगर आप जाइएगा तो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी वे में क्वेश्चन क्रिएट होता है। और जी एडवांस की हम बात कर रहे हैं तो एक मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रहा है और हम जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। जेई एडवांस के लिए एक बैच खोलने जा रहे हैं, लाइव क्लास ही, जो दूसरे ऐप से, दूसरे क्लासरूम आईडी से आपको पढ़ाया जाएगा। ओनली फॉर कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस में कुछ पार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो भी बच्चे होंगे जुड़ सकते हैं, हम जल्द ही उसका ऐड लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप अपने सर्किल में इसका कह सकते हैं कि जो ओनली फॉर एडवांस, ऐसा नहीं कि जीमेन, जीमेन तो सब बच्चा निकाल देता है छोटू। एडवांस की हम बात करें, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, जरा गौर करेंगे। एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। एक डिटर्मिनेंट और कंसीडर कीजिए, कोफैक्टर से बना डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर से बना डिटर्मिनेंट, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के कोफैक्टर से एक नया डिटर्मिनेंट हम क्रिएट किए। कल आप लोग को बताए भी थे दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। अगर मुझे इस दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ डेल डेल डैश, ये डिटर्मिनेंट रखते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इनटू, चलिए, कोफैक्टर अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 दिखाई दे रहा है ना, इधर का लेटर कटेगा फिर, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। दोनों को प्रोडक्ट करना है, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। यहां पर हम प्रोडक्ट तो नहीं करेंगे, प्रोडक्ट आपको कल ही समझा, हाँ इंडिकेट जरूर करेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट में कल बताए थे कि रो से रो का गुणनफल होता है, रो से रो का गुणनफल। अगर हम पहला रो को पहला रो से गुना करें तो यहां पर क्या रिजल्ट होना चाहिए, एलिमेंट और उसके संगत कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, यही ना होगा। एलिमेंट यहां पर है A1 B1 C1 और इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर था उससे एक नया डिटर्मिनेंट हम बनाए। तो जब भी A1 का कोफैक्टर कहागा अल्फा 1 B1 का कोफैक्टर बीटा 1 C1 का कोफैक्टर गामा 1 है। यहां पर अगर कहें कि इस रो को पहला रो से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर A1 का कोफैक्टर अल्फा 1, B1 का कोफैक्टर बीटा 1, C1 का कोफैक्टर गामा 1। तो अभी जस्ट प्रॉपर्टी लिखा है, एलिमेंट और उसके संगत कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं डिटर्मिनेंट। अब ये समझिए, एलिमेंट है और उसके संगत कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ रहे हैं, तो जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही वैल्यू यहां पर होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट लिख दिए। यह भी तो हो सकता है कि रो पहला ले और यहां पर दूसरा रो का एलिमेंट हम उठा लें। तो यहां पर क्या होगा, रो कोई और है
और यहां पर कोफैक्टर किसी अदर रो का हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अल्फा टू, बीटा टू, गामा टू की अगर हम बात करें तब तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर दिख रहा है। तो जब एलिमेंट कोई और हो जाए और कोफैक्टर किसी दूसरे रो या कॉलम का यूज करेंगे तो उस केस में तो रिजल्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर डायरेक्ट हम लिखते हैं जीरो, क्योंकि पहला रो से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट के पहला रो में ही चला जाएगा। सिमिलरली अगर पहला रो से तीसरा रो को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलिमेंट कोई और, कोफैक्टर कोई और, रिजल्ट जीरो। अगर हम दूसरा रो पहला रो को मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट और कोफैक्टर अदर, जीरो, सेम एलिमेंट डिटर्मिनेंट, यह भी जीरो, जीरो जीरो डिटर्मिनेंट, यही आने जा रहा है। दूसरा रो पहला रो, एलिमेंट कोई और, कोफैक्टर कोई और, जीरो, एलिमेंट सेम और उसके संगत कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के बराबर, एलिमेंट और कोफैक्टर कोई और, जीरो के बराबर, सेम कंडीशन। तीसरा रो पहला रो मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट और कोफैक्टर कोई अदर, जीरो, एलिमेंट और संगत कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के बराबर। तो यहां पर डेल डेल डैश याद कीजिए, डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी लिखा थे कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम में कोई नंबर सेम दिखाई दिया तो उस नंबर को क्या करना, डिटर्मिनेंट के बाहर निकाला जा सकता है। पहला रोज में अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट कॉमन होगा, डिटर्मिनेंट का मतलब है कि यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू है यह, तो हर एक जीरो में भी तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू शामिल, तो पहला से डेल बाहर, दूसरा से भी डेल बाहर, तीसरा से भी डेल बाहर, यहां से भी डिटर्मिनेंट को बाहर निकालिए, यहां से भी बाहर निकालिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये तो डिटर्मिनेंट टू द पावर 3 आ जाएगा, इसको इवैल्यूएट कर दीजिए, 1 ब्लॉक कर दें, 1 0 0 1, तो यहां पर -0 +0, रीजन एक रो या एक कॉलम को तोड़ दिए हम। कैलकुलेट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट क्यू के बराबर होगा ये। तो जब डिटर्मिनेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसका पावर 3 के बराबर ही होगा। कॉपी कीजिएगा। जो ये एडवांस का न्यू सीरीज स्टार्ट करना है उसका आईडी जल्द ही हम लॉन्च करेंगे, टीचमेंट ऐप पर ही। अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो हमेशा अपने एम को ऊंचा रखें। आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इंडिकेट कर दें कि ये एडवांस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें कोई चार्ज फिलहाल नहीं लेंगे, आगे देखा जाएगा जैसा हो। पहले एडवांस में हम कैलकुलस ही शुरू करेंगे, कैलकुलस से एडवांस में बहुत अच्छा खासा मार्किंग होता है और हर टॉपिक बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे उसमें। आप लोगों को भी जुड़ना होगा, जुड़ सकते हो उसमें, और फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है इसको ज़रूर फैलाएं। कॉपी हो गया? इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, डेल डेल डैश इज इक्वल टू डेल क्यू, यहां से डेल डैश निकालना है, डेल क्यू बाई डेल। ये क्या दर्शा रहा है, किसी भी डिटर्मिनेंट से बने कोफैक्टर का अगर वैल्यू पूछा जाए, डिटर्मिनेंट था उसके कोफैक्टर से एक डिटर्मिनेंट बनाए थे, अगर कभी उस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट बना दे और कहा जाए कि उस कोफैक्टर से बना डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर ही होता है। तो नोट कर लीजिएगा।
ये था माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये 4.2 एनसीईआरटी का अब हर क्वेश्चन बना सकते हैं। 4.3 भी आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी लिखना हो तो लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, गौर कीजिए। आप लोग 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, नियामक ज्यामिति। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर होगा तो शायद पढ़े भी होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। और उससे पहले अगर हम चले जाएं, सिंपल ज्योमेट्री 10th क्लास में साधारण ज्यामिति भी आप लोग को पढ़ना है, मेंसुरेशन भी पढ़ना है। मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति कहा जाता है, क्षेत्रमिति में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे आधार गुणे ऊंचाई की बात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीके से निकाला जाता है, इसका निकालने का कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सिखाने जा रहे हैं वो यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड की बात कर रहे हैं। जब आप लोग को हम कैलकुलस पढ़ाएंगे तो कैलकुलस में भी एक टॉपिक है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, इसका मीनिंग किसी भी कर्व का एरिया आप निकाल सकते हैं भाया कैलकुलस मेथड। यहाँ पर हम डिटरमिनेंट मेथड सिखा रहे हैं। जब कैलकुलस मेथड की हम बात करें तो वहां पर भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाएंगे, लेकिन वो कैलकुलस के द्वारा होगा। अगर कैलकुलस की हम बात करें तो वहां पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। इससे पहले अगर हम चले जाएं मेंसुरेशन में तो वहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट का रूप अप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझिए। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, 3 वर्टिसेज है, 3 शीर्ष बिंदु जिसको कहा जाता है, 3 वर्टिसेज। कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 वर्टिसेज है। तीनों वर्टिसेज से एक डायग्राम क्रिएट हुआ जो एक ट्रायंगल बना। इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड है तो अप्लाई करने का तरीका, एरिया इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। तीनों वर्टिसेज को सजा दीजिए डिटरमिनेंट के अंदर। कैसे, जरा रखने का तरीका देखेंगे, यहाँ पर नोट नहीं करे, समझिए। शीर्ष बिंदु जैसे रख दीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे सजा देना। जैसे है वर्टिसेज उठा के रखते चले जाइए। अब देखे तो क्या ये डिटरमिनेंट बना। अगर कहा जाए कि क्या ये डिटरमिनेंट होगा, तो यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि जी सर डिटरमिनेंट होगा, तो बिल्कुल नहीं है। डिटरमिनेंट में गौर कीजिएगा, जब हम डिफाइन करे थे तो हमेशा आपको बताए थे स्क्वायर होना चाहिए। इसका मीनिंग जितना रो उतना ही कॉलम। क्या इसमें आपको लगता है कि रो और कॉलम सेम है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे देखिएगा तो 3 रो और ऐसे देखिएगा 2 ही कॉलम है। मुझे 3 कॉलम होना चाहिए, तो एक कॉलम मुझे और चाहिए, तो लास्ट में क्या कीजिए, 1 1 रख दीजिए। अब ये डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और एरिया निकालते हैं तो आप भी यह जानते हैं कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। हम क्या करेंगे, इसको मोड लगा देंगे, और मोड लगाने के बाद एक काम और करेंगे, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो इसी प्रकार डिटरमिनेंट में सजा दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करके मोड लीजिए। मोड इसलिए लेते हैं
क्योंकि यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम मोड का यूज जरूर करेंगे। तो डिटर्मिनेंट 1/2 से मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को, और मोड भी लेना है। एक काम और कीजिएगा, जैसे अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, सपोज कीजिए, तो उसमें मीटर, सेंटीमीटर इस तरीके से यूनिट दिया होता है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर कभी एरिया निकालते होंगे, या आप क्षेत्रमिति में अगर एरिया निकालते होंगे मेंसुरेशन में, तो वहां पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में यूनिट को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको मीटर और सेंटीमीटर तो है नहीं, लेकिन एरिया का यूनिट आपको देना है। तो एरिया का यूनिट लिखने के लिए एक काम कीजिएगा, स्क्वायर यूनिट रखिएगा। स्क्वायर यूनिट, जिसको आप हिंदी में वर्ग इकाई भी कह सकते हैं, वर्ग इकाई कह दीजिए, या फिर स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया आप निकालिए तो उसका यूनिट बिल्कुल नहीं छोड़िए, चाहे कहीं भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो जाए, एरिया का यूनिट आपको देना ही पड़ेगा। तो जब न्यूमेरिकल से रिलेटेड एरिया निकालना हो तो उसका स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अगर आपको मीटर या सेंटीमीटर से स्क्वायर एरिया निकालना होगा तो वहां पर उसका स्क्वायर करके इंडिकेट कर दीजिएगा। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इसको डिफाइन कर दें। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3 एक ट्रायंगल है। यदि a x1 y1, b x2 y2 एवं c x3 y3 किसी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस, किसी ट्रायंगल में किसी में हंसी या दीर्घी, देख लीजिएगा बुआ सब, सही है क्या? सही लिखा हुआ है ना? मुझे नहीं पता। किसी ट्रायंगल ए बी सी का 3 शीर्ष बिंदु हो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी is equal to 1/2 determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मोड भी ले लें और साइड में जरूर लिख दें स्क्वायर यूनिट, या इसी को 1/2 को पहले मॉड डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 मॉड स्क्वायर यूनिट। या एक टर्म और हम लिखेंगे, कॉपी कीजिए। ऊपर मिटा दें क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या विडंबना है। एक एप्लीकेशन देख लें,
कॉपी कर लेनी चाहिए। एप्लीकेशन, ऊपर का भी लाइन मिटा दे क्या? एप्लीकेशन आ जाइए। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आ जाइए तुम। एनसीईआरटी का ही 4.3 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are 1 0 6 0 4 3। इतना इंग्लिश समझ में आ जाएगा ना कि अंग्रेजी लिख दें? बना जाइए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are, ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, एरिया पूछा जा रहा है, कैसे निकालिएगा? जैसे समझाएं सेम टू सेम अप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन, ये 3 वर्टिसेस है, पहले तो नामकरण कर दें। ए ट्रिपल साइन 1 0, बी 6 0, सी ट्रिपल साइन 4 3। एक डायग्राम जरूर प्लॉट कर दे साइड में। ए बी सी इंडिकेट कर दे 4 3। अब एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2, डिटर्मिनेंट जैसे था रखते चले जाइए। 1 0 6 0 4 3, लास्ट में 1 1 दे दीजिए और मोड भी लगा दीजिए। साइड में जरूर लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट। डिटर्मिनेंट तोड़ना जानते हैं, तोड़ दीजिए। देखिए कितना रिजल्ट इसका। कितना है? जिसमें मैक्सिमम 0 होगा उसी को इवेलुएट कर दीजिए। मॉड ऑफ 1/2, अगर हम इवेलुएट करें किसी भी एक रो या कॉलम को तोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। या फिर सेकंड कॉलम में डबल 0 है, माइनस प्लस माइनस, सेकंड कॉलम को ही हम तोड़ दें। माइनस 0 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0, -3 ब्लॉक कर दीजिए। दूसरा कॉलम तीसरा रो का एलिमेंट, तो ये 2 टर्म बचा 1 1 6 1। ये मोड तो रहा, बिल्कुल यही होगा ना, स्क्वायर यूनिट। 1/2 -3 प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेट कर दीजिए। 1/2 -3 -5, स्क्वायर यूनिट कितना आना चाहिए? 15/2, कितना ही है?
15/2 यूनिट, मॉड 1/2 इंटू 15, थोड़ा सा और चीज, 15/2 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इसी में नोट करके एक पॉइंट समझिए, कभी कहा जाएगा कि त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस, आपको जो 3 वर्टिसेस दिया जाएगा, 3 शीर्ष बिंदु दिया जाएगा, कहा जाएगा कि संरेखीय होगा, संरेखीय यानी कोलिनियर होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, संरेखीय के लिए शर्त। हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, हिंदी लिखना हो तो लिख लीजिएगा, संरेखीय होने के लिए शर्त, संरेखीय होने के लिए शर्त। लिखना पड़ेगा क्या हिंदी? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अब समझिए, पहले तो हम समझा दें फिर इसको लिखा देते हैं। 3 वर्टिसेस, जरा गौर करेंगे, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट दे दिया जाए, तीनों पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, दर्शाइए। ऐसे तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, यानी कोलिनियर का मीनिंग एक ही लाइन पर होना चाहिए, तभी उसको कोलिनियर कहते हैं, जिसको हिंदी में संरेख कहा जाता है। अगर ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट कहा जाए कि एक ही लाइन पर होगा, दिखलाइए, तो कैसे दिखलाइएगा? दिखलाने का तरीका क्या होगा? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी में 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यह रहेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि संरेखीय है, शो कीजिए, दर्शा दीजिए। दूसरा यह पूछा जाएगा कि क्वेश्चन ही स्पष्ट करेगा कि तीनों पॉइंट संरेख है, तो बताइए कि इसका मान कितना होगा। कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दे देगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब उसका मान जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उसका मान कहेगा निकालने के लिए, तो फिर कैसे निकालिएगा? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी में जो गौर कीजिएगा, तीनों पॉइंट अगर कहा जाए कि एक ही लाइन पर होगा, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? मैथमेटिकल इसका यूज कैसे करेंगे? तो अभी हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही आपको समझाते कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी में मुझे करना क्या होता है। सपोज कीजिए अगर तीनों पॉइंट को हम 3 जगह रख दें और तीनों को मिला दें, तो मस्ट है कि एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनेगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ जगह जरूर होगा, स्पेस होगा, जिसको हम कहते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल कहा जाता है। सपोज कीजिए अगर हम ये पॉइंट ए को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके यहां पर हम ले आए और बीसी को इसी जगह छोड़ दें, अब इस तीनों पॉइंट को अगर मिला दें, तो यह भी तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा, यह भी एक त्रिभुज बनेगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर हम तुलना करें ए बी सी के और ए बी सी दोनों ट्रायंगल में अगर तुलना करें, तो यह ट्रायंगल का जो एरिया होगा बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगल। इसका मीनिंग बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से इसका एरिया छोटा होगा। अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे खींच दें, ऐसे मिला दें, तो मस्ट है कि इसका जो एरिया होगा और छोटा हो जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे ले आइए, इसको आप मिला दीजिए, तो इसका एरिया और छोटा होगा। अगर इसी पॉइंट को इसी लाइन पर हम ले आए, तो क्या तीनों के बीच में कुछ जगह बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब जब तीनों पॉइंट के बीच में कुछ स्पेस होगा ही नहीं, जगह होगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल निकलेगा कहां से? तो उस केस में तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो यहां पर क्लियर हो रहा है
कि अगर यह तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा तो मस्ट है कि तीनों के बीच का जो जगह होगा एरिया उस जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा संरेख, तो उस केस में क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्ट जीरो कर दीजिए। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 डिटर्मिनेंट, और इसको क्या कीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके जीरो कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। संरेख तभी होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा तो मस्ट है कि वह तीनों का तीनों पॉइंट संरेख जरूर होगा। ये दोनों तरीके से होता है। तो जब भी कोलिनियरिटी की बात करेगा, संरेखीय की बात करेगा, तो हमेशा क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज का, जीरो के बराबर कीजिए। अगर कहा जाए कंडीशन निकालिए कि कोलिनियर है, तो उस केस में डायरेक्ट क्षेत्रफल जीरो के बराबर करके हम कंडीशन निकाल देंगे। अब इसको डिफाइन कर दें। एक डायग्राम प्लॉट कर लीजिएगा। ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। यदि a x1 y1, b x2 y2 एवं c x3 y3 तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू जीरो। इसी को ऐसे भी लिख सकते, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, मॉड हटा दें, मॉड हटा दें, तो याद कीजिए मॉडुलस का प्रॉपर्टीज आपको बेसिक क्लास में पढ़ाए थे। जैसे ही मॉड हटेगा तो राइट साइड में प्लस माइनस का साइन, 1/2 डिटर्मिनेंट x2 y2 1 प्लस माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करा दीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, ऐसे डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर कर दीजिए, कोलिनियर हो जाएगा। एक एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशन कॉपी हो गया था। आप लोग कंटिन्यू लाइव क्लास से जुड़े रहें, सिलेबस हम रोकेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लोग का सिलेबस धीरे धीरे ले जा रहे हैं, ऑफलाइन होगा तो जस्ट ये सब पढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं। जो लाइव क्लास में आ रहे हैं हम ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए कंटिन्यू जुड़े रहे, जितना टाइम होगा हम दे रहे हैं। कितने बच्चे क्या करते हैं अभी देखते हैं, थोड़ा देर देखे बाद में छोड़ दिया लाइव क्लास, तो अपना वो समझे, उसमें मेरी क्या कोई गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है, आप लोग समझिए। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आप अपना टाइम यूज कीजिए या फिर बर्बाद कीजिए, आप लोग जानिए। एप्लीकेशन, अभी तो लाइव क्लास में वीडियो हम रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, बाद में तो रिकॉर्डिंग वीडियो भी डालना छोड़ देंगे। सिर्फ लाइव में जो पढ़ेंगे बस, नहीं पढ़े बात खत्म। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। शो दैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी
ए प्लस बी आर कोलिनियर। ऐसे यहां पर कह रहा है दिखलाइए कि यह तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ये शो करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए। सेम कंडीशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर तो डायरेक्ट लिख देंगे कोलिनियर। सॉल्यूशन, तीनों पॉइंट कोलिनियर है सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1 और सी ए प्लस बी 1 स्क्वायर यूनिट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए ना। आप प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट तोड़ भी सकते हैं। बनाइए तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, ज्यादा बेटर। कॉलम सेकंड में कॉलम फर्स्ट को जोड़ दें, मॉड ऑफ 1/2 ए बी सी जोड़ देंगे, यह ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर स्क्वायर यूनिट। डिटर्मिनेंट का एक कॉन्सेप्ट, कोई नंबर से आउटसाइड बाहर निकाल दीजिए। आप डायरेक्ट तोड़ भी सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करेगा। लाइव क्लास आप लोगों का रेगुलर होगा, ऐसा नहीं कि आज लाइव ले रहे हैं कल छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसी सिचुएशन में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं जब मेरा तबीयत ठीक ना रहे, नहीं तो कंटिन्यू लाइव हम रहेंगे। मॉड ऑफ 1/2, सेकेंड कॉलम से एबीसी बाहर, डिटर्मिनेंट एबीसी 111, यहां भी स्क्वायर यूनिट। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल तो वैल्यू विल बी 0, तो यहां से 0 कर दीजिए। वन बाई टू इंटू 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, ये स्क्वायर यूनिट। मल्टीप्लाई करेंगे टू द पॉइंट 0, जब 0 होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहां पर लिख दीजिए हेंस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। सभी बिंदु संरेख होगा, यही तो दिखलाना भी था। कॉपी हो गया, तो आज का क्लास इसी जगह रहने दें। आज का क्लास कैसा रहा चैट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर छोड़ेंगे, और कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने टाइम से, तब तक के लिए आप एक्सरसाइज बनाए 4.3 4.4 दोनों।